डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन में। आज हम यूनिट फर्स्ट के जो है आपके साथ ये सभी डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं कि ये जो ट्रांसलेशन की बुक है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है समझने में भी। तो हम इसमें आज डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, गोल ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन स्टडीज़, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेटर एंड इट्स फंक्शंस एंड डिफरेंट डोमेन्स। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। और ये मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोग, किसी के पास अगर बुक ना हो तो वो लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रांसलेशंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशंस जो आपका सिलेबस में है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। ये कह रहा है कि नो डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन कैन बी फुली सेटिस्फैक्ट्री। कोई भी डेफिनेशन ऐसी नहीं है जो आपकी ट्रांसलेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर सके। द डिफ़िकल्टीज टू डिफाइन इट आर ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स सच एज द प्लेन डिस्ट्रस्ट और ट्रांसलेशन एक्टिविटीज़। अब इतना आसान नहीं है जितना आपने सुना होगा कि कोई वर्क लिया, उसको आपने हिंदी से इंग्लिश में कर दिया, इंग्लिश से हिंदी में कर दिया। काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं, रिलायबिलिटी रहती है, फिडेलिटी रहता है, ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें रहते हैं। आप डाउट्स में रहते हैं। डिसएग्रीमेंट अबाउट द यूज़फुलनेस ऑफ ट्रांसलेशन, ये इसलिए बुक से पढ़ाकर बता रहा हूँ ताकि जिसके पास बुक ना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, डिसएग्रीमेंट कई सारे, कुछ ऐसे होंगे जो आपके ट्रांसलेशन से एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ रहती है। मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ ट्रांसलेशन, कई सारे मीनिंग्स होते, कई सारे इंटरप्रिटेशंस होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक पार्टिकुलर टेक्स्ट का दूसरी, जब आप कल्चर में उसको डिफ़ाइन करोगे, ट्रांसलेट करोगे, तो उसमें बड़े सारे मीनिंग सेम नहीं रहता, वो अलग हो जाता है। व्हाट टू ट्रांसलेट एंड व्हाट नॉट टू। ठीक है, कौन सा ट्रांसलेट करना है, कौन सा वर्ड एज इट इज़ लिखना है, ये भी ध्यान देना पड़ता है। एंड हाउ टू ट्रांसलेट, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रोल एंड नेचर ऑफ द टेक्स्ट, इनडिटर्मिनेसी ऑफ मीनिंग हमेशा इंडेफिनिट रहता है। ठीक है, कई बार अनिश्चितता रहती है। आप निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि हाँ जी, मैंने ये जो मीनिंग लिखा है ये हिंदी में ये इसकी तरह फिट रहेगा। ठीक है, आपने मान के चलो, आपने कहा हे राम। जब आप हे राम जो है अपने हम हिंदी में बोल रहे हैं तो उसका कुछ अलग सा भाव है, उसका कुछ अलग सा, अदरवाइज इंग्लिश में कैसे होगा, लॉर्ड राम। तो उसको जब हम हे राम एज इट इज़ लिखेंगे तो वो इंग्लिश में भी वैसा ही मीनिंग देगा जो हमारा हिंदी रीडर उसको पढ़ेगा। सो सेवरल कंटेस्टिंग व्यूज़ ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, मैंने आपको बताया कि कई सारे जो व्यूज़ होंगे वो एक दूसरे के लिए डिफरेंट कल्चर से लोग होंगे। ठीक है, जब आप किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर रहे हो। लेकिन कहता है कि इन स्पाइट ऑफ दीज डिफ़िकल्टीज वन हैज़ टू मेक वंस माइंड टू सेटिस्फाई द अर्ज एज टू व्हाट ट्रांसलेशन एग्जैक्टली इज। लेकिन फिर भी इन डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी हम देखते हैं कि क्या है एक्चुअल में ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन इज़ एन एक्टिविटी और अ प्रोसेस टू चेंज समथिंग इन वन लैंग्वेज कॉल्ड सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब जब हम एक प्रोसेस है जब हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में बदलते हैं। जो आपका जो पार्टिकुलर, जैसे मान के चलो, जो हम यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ये हमारा सोर्स लैंग्वेज है। और जब इसको हम हिंदी में, इस टेक्स्ट को हिंदी में जो ट्रांसलेट करके एज इट इज़ लिखेंगे उसे हम क्या कहेंगे, टारगेट लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल वी कैन कन्वे द मीनिंग और सेंस ऑफ अ पैसेज रिटन इन इंग्लिश, उसे हम क्या कहेंगे, सोर्स लैंग्वेज। बाय फाइंडिंग इक्विवेलेंट वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल हिंदी। मान के चलो मैंने किया एप्पल, यहाँ पर एप्पल को मैंने हिंदी में लिखा सेब, तो वो क्या है, आपका सेब क्या है, टारगेट लैंग्वेज में है। सो ट्रांसलेशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन आर्ट, एज क्राफ्ट एंड इवन एज अ साइंस। तो ट्रांसलेशन इतना आसान काम नहीं है, इसको कारीगरी भी कहा गया है, कला भी कहा गया है, इसको विज्ञान भी कहा गया। दोज हु थिंक दैट ट्रांसलेशन इज क्रिएटिव दे डिफाइन इट एज एन आर्ट। दोज हु थिंक दैट इट इज़ अ काइंड स्किल which can be developed and master define it as a craft. In our age there are many critics who are totally mechanistic and systematic and who deny any role to inspiration or creativity and who go to the extent of denying the author look upon translation as science. ये आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपने जो मैंने ऊपर ट्रांसलेशन का जो सोर्स लैंग्वेज एग्ज़ाम के पर्पज़ से टारगेट लैंग्वेज ये याद रखना है। इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब सीधे आ जाइए कि गोल ऑफ ट्रांसलेशन की क्या उद्देश्य होता है। द मेन गोल ऑफ ट्रांसलेशन इज़ टू कैरी द मीनिंग फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज टू द टारगेट लैंग्वेज। अब आप जब सीधी सी बात है कोई ट्रांसलेशन कर रहा है तो उसका सिंपल सा उद्देश्य होगा कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। इट इज़ ऑफ कोर्स नॉट एज ईजी एज सैड, मैंने पहले भी कहा इतना आसान नहीं है। द मेन प्रॉब्लम अराइजेज एज इट हाउ टू कन्वे द मीनिंग एंड व्हाट एक्सटेंट इज़ पॉसिबल। अब आप एक बात याद रखना, जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई चीज़ जब आप हिंदी में इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो वो उसका भाव अनुभाव एज इट इज़ नहीं जाता है। अगर हम कोई शब्द हम हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो जब आप उसको इंग्लिश में करोगे तो वो उतना इस आसान नहीं होता है। इसलिए हमें वी शुड कीप इन माइंड वेरियस डिफरेंसेस इन लैंग्वेज वाइल वी टॉक ऑफ ट्रांसलेशन। जैसे सबसे पहले तो देखिए, आप पंजाबी के साथ पंजाबी में बात करोगे तो उसके वहाँ पे जो है उसका टोन, उसका कल्चर बिल्कुल अलग हो जाता है। ग्रामेटिकल डिफरेंसेस आ जाएंगे, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है, डिफरेंस परटेनिंग टू जियोग्राफिकल एरियाज, ये भी आपके पास डिफ़िकल्टीज आ जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम हैबिट्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, फेथ्स, ये सभी आपने एग्ज़ाम में लिखने हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब आपका हैबिट्स कुछ अलग होगी, जब आप फॉर एन एग्जांपल एक इंग्लिश मैन जब उसको पढ़ेगा तो वो उस कंटेक्स्ट से नहीं पढ़ेगा। उसके लिए फॉर एन एग्जांपल आलू का छिलका कोई गरीब आदमी घर में खा रहा है, ठीक है, उसका मुंह जलना, उसके लिए वो दैट वुड नॉट बी इन हिज जोन, कि वो उसके जोन में नहीं होगा कि वो किस तरीके से उसको इमेजिनेशन कर रहा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है दिक्कत करती है ट्रांसलेशन। देखिए अगर आप ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे, इट वॉज द अमेरिकन स्कॉलर जेम्स एस होम्स हु क्वाइन द टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज पेपर इंटाइटल्ड द नेम एंड द नेचर ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़। सो अब थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, जैसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। देखिए, देयर इज़ नो डाउट दैट ट्रांसलेशन हैज़ बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द एज ऑफ इंटरनेट एंड ग्लोबलाइजेशन. The number of non-native speakers of English has exceeded than the number of natives in India. It is increasingly used to link various parts of India through translation activities, which help people of different regions to forge a strong understanding of their culture, traditions, and rituals. It is promoted by a man of letters that academicians for various purposes. The world has moved for when the Italian critics Benedetto Croce remarked that translation is a traitor, a falsifier of the original. अब देखिए, आप जानते हैं कि आज के दौर में, जो इंटरनेट के दौर में, ट्रांसलेशन से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ईजी भी हो गई है कि हम इंटरनेट की दुनिया में हम एक दूसरे के देश को भी जान सकते हैं। इवन पहले इतना ईजी नहीं था। तो यही हम एडवांटेजेस पढ़ते हैं कि ट्रांसलेशन ब्रिंग्स द रीडर्स, राइटर्स एंड क्रिटिक्स, bring people of one nation into close contact with those of the other, and even of different parts of a country like India, which is multilingual and multi. देखिए दोस्तों, अगर मान के चलो कोई इंग्लिश का राइटर है, वो किसी तमिल उपन्यास को, तमिल ड्रामा को हिंदी में ट्रांसलेट करता है, तो हम तमिल के कल्चर को भी अच्छे से जान सकते हैं। तो यानी कि जो ट्रांसलेशन काम करता है, ये एक ही देश में, एक ही कंट्री में लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। इट हेल्प्स इन द एडवांसमेंट ऑफ मैनी डोमेन्स ऑफ नॉलेज, साइंस, मेडिसिन, फिलॉसफी, रिलीजन, लॉ, हर जगह, चाहे आप रिलीजन की बात करो, चाहे आप मेडिसिन की बात करो, फिलॉसफी की बात करो, इससे हम एक दूसरे की कंट्री के रिलीजन को भी जान रहे हैं, साइंस को भी जान रहे हैं। इट हेल्प्स इन मैनी फील्ड्स ऑफ नेशन बिल्डिंग. इट enrich literature by enabling writers of different nations to understand one another. It gives rise to new word and expression, thus enriching the range of difficulties language. In some cases, translated work is an improvement on the original. कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आपका जो वर्क होता है वो ओरिजिनल वर्क उतना रिफाइंड नहीं होता है। तो जो ओरिजिनल है, जैसे कई बार तमिल का आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो वो काफ़ी रिफाइंड तरीके से आपके पास पहुंचता है। सो बाय गिविंग न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द टेक्स्ट इन सोर्स लैंग्वेज, द ट्रांसलेटर बिकम्स क्रिएटर. अब यहाँ पर क्या हो गया, जो ट्रांसलेटर है वो एक तरह से क्रिएटर बन गया. सो ट्रांसलेशन हैज़ इनेबल्ड द सर्च इंजन लाइक गूगल टू एक्सपेंड देयर रीच टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड.
अब देखिए डिसएडवांटेजेस भी है इसके, वैसे अगर देखा जाए तो हालांकि कोई भी जब हम देखते हैं कि जो ट्रांसलेशन का है इसके एडवांटेजेस ही है ज़्यादा, डिसएडवांटेजेस क्या ही होंगे, लेकिन फिर भी आपको एग्ज़ाम में पूछे तो क्या याद रखना है। Like everything useful, translation too has its negative aspects too, such as it may mislead and misguide the readers who cannot read a text in the source language. मान के चलो मैंने तमिल टेक्स्ट पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, अब मुझे क्या पता कि उसने जो तमिल में लिखा है उस पार्टिकुलर मीनिंग का क्या मीनिंग रहा होगा, उसका ओरिजिनल जो भाव है वो कैसा रहा होगा, उसके क्या सेंटिमेंट्स रहे होंगे। तो हम जो है मिसगाइड हो जाते हैं, मिसलेड हो जाते हैं रियल मीनिंग से। इट मे कॉज एन it may cause an irreparable damage to the reputation of a writer by providing a wrong image of her. अब देखिए अगर मान के चलो किसी बंगला राइटर का, किसी पंजाबी राइटर का हमने हिंदी में लिख दिया और ऐसा घटिया ट्रांसलेशन कर दिया, हमें क्या पता कि उस राइटर ने अपनी भाषा में कितना अच्छा लिखा है। ओरिजिनल टेक्स्ट तो हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन हमने उसकी जो ट्रांसलेटर है उसने उसकी छवि भी खराब कर दी। सो इफ़ अ ट्रांसलेटेड वर्क डज नॉट रिसीव वार्म रिसेप्शन ड्यू टू एनी रीज़न, इट मे हैव इट्स डैम्पिंग इफेक्ट ऑन द ओरिजिनल राइटर, जो मैंने आपको बता दिया। एट टाइम्स ट्रांसलेशन में बिकम अ मैकेनिकल मोनोटनस एक्टिविटी। सो इस तरह से ये तो फिर ख़राब लगता है, बड़ा बेकार सा सिस्टम लग जाएगा, क्योंकि वो तो फिर दिखती सी बात है, अगर अच्छा सा ट्रांसलेशन नहीं होगा, उसका कुछ से कुछ बना दोगे तो वो फिर मोनोटोनस ही लगेगा। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन की। एक होती है नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन, एक होती है literary translation. In our world, this type of translation has become very popular. Many individuals and institutions in various parts of the world are engaged in translating classics in regional language, in English, and vice versa. And in India, for instance, many good translators are engaged in translating classics in Hindi and English, and of English classics into Hindi. आप ये देखिए, जैसे कोई इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है, कोई इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैनी लैंग्वेज वर्क्स इन रीजनल लैंग्वेजेस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। जैसे मान के चलो कोई आपका कन्नड़ है, उसने पंजाबी में कन्नड़ को का कोई उपन्यास पंजाबी में और पंजाबी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में, तो समझ लो कि उसका जो मीनिंग है वो काफ़ी दूर तक जो है वो अब हमसे दूर छिटक गया है। See, a Kannada novel translated into English, retranslated into Punjabi from English. Needless to say, this kind of translation is far removed from the original. अब original जो था वो काफ़ी दूर रह चुका है, ये लेकर चलिए। In literary translation, the translator is concerned with sense as well as style. आपने एक बात याद रखनी है, जब लिटरेरी ट्रांसलेशन होती है वहाँ पर आपको सेंस और वर्ड्स एज इट इज़ जो है ट्रांसलेट करना पड़ता है। सिमिलर सिचुएशन होगी, सिमिलर लिंग्विस्टिक मोड होगा, सिमिलर इमेज होगी, सिमिलर रिदम होता है। और उसी तरह से जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने कहा, इफ़ द ट्रांसलेटर इज़ हिमसेल्फ द क्रिएटर, द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएशन बिकम्स रिलेटिवली ईजली। तो इसे हम रीट्रांसलेशन भी कहते हैं एक तरह का। जैसे आप कहोगे कि हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज़ इन द विलेज दाओ, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। ये काफ़ी एक फेमस जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। तो ये एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, ठीक है। ये आपको उदाहरण इसलिए बोल रहा हूँ मैं ताकि आप समझ लो कि जब आप इसको हिंदी में लिटरल ट्रांसलेशन कैसे होगा कि ये घने वन में एक हिमाचल शाम जो है ये, ठीक है, ये वन है किसके, शायद मुझे है पता, पर दूर एक गांव में है उसका पता। मैं यहाँ रुक सकता हूँ थोड़ी देर निहारने बर्फ से ढकी इस जंगल की मनोरता। याद रखिए, ठीक है, ये तो पोइम इजी है, वर्ड्स इसके इजी है, डिक्शन इसके इजी है, तो ये जो है सेम रिदम में सेम वर्ड सेम एक्सप्रेशन है। लेकिन कई ट्रांसलेशन जो डिफ़िकल्ट होती है उसको जो है सेम सिचुएशन बनाने के लिए, सेम भाव बनाने के लिए हम उसे कौन सा, मतलब आपने मान के चलो सेम ट्रांसलेशन करनी है लेकिन नहीं हो पा रही है क्योंकि जो टारगेट ऑडियंस है उनका कुछ भाव अलग है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना पड़ता है आपको, वो फिर आप नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन के साथ आपको जाना पड़ता है। उस कंडीशन में आपको मैं बताऊंगा किस तरह के उदाहरण, किस तरह के
एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन कई बार ये तो इजी है जब आप मतलब टू फाइंड आउट यूज नियर इक्विवेलेंट इन द टारगेट लैंग्वेज टू रिटेन द वर्ड इन द ओरिजिनल एज सच। ठीक है, आपको अब मान के चलो, आप जानते हैं कि आपकी जो ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल एज इट इज़ नहीं हो सकती। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन वी आर concerned with meaning than with form, so the translator focus on the way of adequate transference of meaning when there is no equivalent idiomatic phrase word is found in the target language। इसमें ज़्यादातर कैसी जब कब होता है, जब लॉस ऑफ मीनिंग हो जाए, एडिशन ऑफ मीनिंग और समथिंग। जैसे मान के चलो आपने कहा कि खाना परोस दो, ले ऑन द टेबल। ठीक है, अब आप जानते हैं कि खाना परोस दो को जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ले ऑन द टेबल जो है वो एक एग्जैक्ट उनके साथ फ्रेज जो है, कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश पढ़ेगा उसको, तो वो उसको अपने साथ उसको कोरिलेट कर सकता है। हालांकि क्या है, टारगेट लैंग्वेज विच कम्स क्लोज टू द वन इन द सोर्स लैंग्वेज, दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट थ्री थिंग्स ऑफन टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, द रोल ऑफ ट्रांसलेटर इज़ बिकम इंटरप्रेटर। अब याद रखिए, यहाँ पे ट्रांसलेटर खाली ट्रांसलेटर ही नहीं है, वो इंटरप्रेटर भी है उसको। जैसे फॉर्च्यून स्माइल्ड एट मी, अब मेरा भाग्य जाग पड़ा। अब फॉर्च्यून स्माइल्ड एट मी, ये जब आप इंग्लिश के कंटेक्स्ट में पढ़ोगे तो आपको समझ जाएंगे कि मेरा सिर चकरा रहा है, आई एम फीलिंग गिडी। अब हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, माई हेड इज़ सर्कलिंग साइकिलिंग या समथिंग लाइक, तो वो ट्रांसलेशन जो है वो एम्बिग्यूस बन जाती है। तो यहाँ पर आई एम फीलिंग गिडी जो है, मेरा सिर चकरा रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी मतलब बिल्कुल समीप तो पहुँच रहा है कि हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में किस तरह से जा रहा है। तो होपफुली कि आपको इतनी सी बात जो है वो समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ट्रांसलेशन किस तरीके से काम करता है। सा आपको और इसको रेक्टिफाई करता हूँ। देखिए, जो लिटरल है उसका मतलब होता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, गाड़ी में बिल्कुल स्थान नहीं है, देयर इज़ नो प्लेस इन द ट्रेन। लेकिन अब जैसे आप कैसे बोल सकते हो, देयर इज़ नो रूम इन द ट्रेन, जब आप इंग्लिश में कहोगे तो उसके लिए कुछ अलग चाहिए, द डॉक्टर सॉ पल्स। अब देखिए, ये काफ़ी अजीब सा सेंटेंस होता है, इसलिए द डॉक्टर फेल्ट माई पल्स जो है एक एग्जैक्ट नियर बाई। अब ट्रांसक्रिएशन क्या होता है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन मैं आपको बड़ा इजी करके बता रहा हूँ। ट्रांसक्रिएशन जो होता है वो कॉन्सेप्ट इज़ टेकन फ्रॉम द रिक्रिएटेड इन अनदर लैंग्वेज। यानी कि एक बात याद रखिए, कीपिंग इन माइंड नॉट टू गो वेरी फार फ्रॉम द ओरिजिनल, द एम ऑफ द ट्रांसक्रिएटर इज़ टू मेक श्योर दैट द फील ऑफ द ओरिजिनल लैंग्वेज रिमेन्स इंटैक्ट इन द टारगेट लैंग्वेज, सेम एज इट इज़। जैसे मैंने कहा हवा का नाम नहीं, देयर इज़ नो नेम ऑफ एयर, बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि ये तो एज इट इज़ है। लेकिन कैसे कहोगे हम, देयर इज़ नो ब्रीथ ऑफ एयर। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल आपने मतलब ट्रांसक्रिएट किया, और जो आपका सोर्स लैंग्वेज जो थी, आपकी जो सोर्स टेक्स्ट था उसके साथ भी आपने वफादारी की, और बिल्कुल मतलब एज इट इज़ जो है मीनिंग को साथ में लेकर चले, तो ये होता है आपका ट्रांसक्रिएशन। ट्रांसलेटर एंड इट्स फंक्शंस, एक बात याद रखिए, ट्रांसलेटर को अभी भी बड़े संदेह की नज़र से देखा जाता है, डिसरिस्पेक्ट की भावना से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है कि उसके लिए काफ़ी सारा जो है वो चैलेंजिंग रहता है। क्योंकि कई बार जो है क्या होता है, इन इंडिया ही हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले दैट इज़ ऑफ यूनिफाइंग माइंड्स ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चरल backgrounds living in various parts of the country. Not only that, he is to help the best authors in our native languages to have their presence on the international map. He is at for the creative writer in the source language. काफ़ी ज़्यादा उसको परेशानी करनी पड़ती है, अदरवाइज लोग तो भड़क भी जाते हैं। ठीक है, मेकिंग अ राइट चॉइस ऑफ मीडियम एंड द टारगेट टेक्स्ट, गिविंग प्रायोरिटी टू क्वालिटी ओवर मटेरियल कंसिडरेशन, recognizing limitation in his task and working accordingly, ensuring his mastery over the source language। आप याद रखिए, जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, आपकी ज़बरदस्त कमांड सोर्स टेक्स्ट पे तो होनी ही चाहिए, वहाँ के लोगों के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, वहाँ के खान पान पे आपकी कमांड होनी चाहिए, वहाँ की कल्चर के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, मेकिंग अ रैशनल बैलेंस बिटवीन क्लोज फिडेलिटी टू द ओरिजिनल एंड कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम इट। आपको जैसे हम अगर टेक्स्ट कोई टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसके साथ फिडेलिटी बनी रहनी चाहिए, उसकी वफादारी बनी रहनी चाहिए,
ऐसा ना हो कि आपने ओरिजिनल टेक्स्ट को डिकोड तो किया लेकिन टारगेट लैंग्वेज में इसकी ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो गई, इसका ओरिजिनल जो है वो ख़त्म हो गया हो, तो वो मज़ा नहीं है, वो फील नहीं हो। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती है जो आपके फंक्शंस होते हैं। सो लिमिटेशन होते हैं कुछ, जैसे वर्ड टू वर्ड कई बार हम ट्रांसलेट करने के लिए जो है अपना समय व्यर्थ कर देते, तो अवॉइड करना है। जब भी वर्ड टू वर्ड अप्रोच नहीं करना है। हो सकता है पंजाबी का कल्चर कुछ अलग हो, कन्नड़ वालों का कल्चर अलग हो, तमिल का कुछ अलग हो, तो उसके भाव को साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि अब हाँ जी इसका वर्ड जो है हमें उस तमिल भाषा में ढूंढते रहना है और एज इट इज़ उसको जो है ट्रांसलेट करना है। जैसे लिटरल मीनिंग की हम बात कर रहे थे, जो नॉन लिटरेरी ट्रांसलेशन है वो ज़्यादातर यहाँ पर कारगर सिद्ध होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लिए आप इतना काफ़ी रहेगा। अगर आपको समझ आया होगा, मेरा मकसद था आपको ये छोटा सा टॉपिक समझाना। बाकी आप लोगों को जैसा भी लगा होगा आप अपनी फीडबैक ज़रूर दें। बाकी अभी के लिए आप सभी का समय शुभ रहे।